नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कल भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय वाले टॉपिक को पढ़ाना शुरू किए थे। अचानक से बीच में कुछ कारण से वीडियो बंद करना पड़ा था और हम लोग पहुंचे थे कहाँ, लॉर्ड डलहौजी वाले टॉपिक पे। आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी लाइक किया, काफ़ी शेयर किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया, इसके लिए और धन्यवाद। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम इस क्षेत्र में और अच्छे से काम करें। इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, आज हम लोग डलहौजी पे पहुंचे थे, लॉर्ड डलहौजी पे, उसी के आगे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आपका अगला वायसराय कौन है भाई? गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की शासन की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का शासन 1848 से शुरू होता है और 1856 तक चला। लॉर्ड डलहौजी का शासन 1848 से लेकर के 1856 तक चला। लॉर्ड डलहौजी ने कई काम किए। एक इसका सबसे बड़ा काम क्या था? राज्य को हड़पने की नीति अपनाई। इसने राज्य हड़पने की नीति अपनाई, यानी सभी जो उस समय स्वतंत्र राज्य थे उनको क्या किया? हड़पने का प्रयास किया। और इसने ये फरमान जारी किया कि किसी भी क्षेत्र का यदि कोई वारिस जो है दत्तक पुत्र होगा, यानी गोद लिया पुत्र होगा, तो वो शासन नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के उसका मकसद यही था कि हमें भारतीय प्रांतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है, बहाना करके। इसी को आपको नाम देता है कि राज्य हड़प नीति किसने अपनाई या व्यपगत का सिद्धांत किसने पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी से ही होता है। डलहौजी की हड़प नीति के शिकार राज्यों में सतारा जो है 1848 ईस्वी में, इसके अलावा संभलपुर और जैतपुर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है 1949 ईस्वी में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई वाला वो जो झांसी का क्षेत्र है, इसको किस क्षेत्र का? गंगाधर राव वाला क्षेत्र, गंगाधर राव है ना, गंगाधर राव वाला क्षेत्र। क्योंकि इनके लक्ष्मीबाई के निजी पुत्र थे नहीं, इन्होंने गोद लिया जो पुत्र था उसको वारिस बनाया था। इस आधार पे क्या किया? इस क्षेत्र को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नागपुर रघुजी तृतीय वाला क्षेत्र, रघुजी वाला क्षेत्र नागपुर को, इसको भी क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध का विलय क्या किया? आपसे पूछा जाता है अवध का नवाब कौन था? पहले रिपोर्ट देख लो। जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर, जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध को क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आपसे कई बार पूछता है कि अवध को किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और अवध की अगर हम बात करते हैं तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक शहादत खां था। शहादत खां बुरहान मुल्क, इसने अवध की नींव डाली थी। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आप कमेंट में इस प्रश्न को जरूर बताएंगे। वाजिद अली शाह पश्चिम बिहार भारत में कहाँ पर है? अगर यूपी की हम बात करें अवध में, तो फिर आप अवध का वो क्षेत्र बताएंगे यूपी का कि यूपी के किस स्थान पर है। वाजिद अली शाह पश्चिम बिहार। ठीक है, अवध का विलय किस आधार पर किया गया? जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध को क्या किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा इसके समय में कई काम हुए, जैसे ट्रेन की व्यवस्था। पहली बार इसके समय में क्या शुरू हो रहा है भाई? ट्रेन की व्यवस्था शुरू हो रही है। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली और कितने किलोमीटर चली? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है वो? 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलवे की व्यवस्था शुरू हुई। कहां से? 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत। ये कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के मध्य। मुंबई स्टेशन से थाने, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, थाने स्टेशन के मध्य। यानी पहली ट्रेन मुंबई से थाने के मध्य अप्रैल में शुरू हो रही है।
किसके शासनकाल में? ये आपका वायसराय कौन है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसी के समय में दूसरी बार भी ट्रेन की शुरुआत हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना इसी के समय में 1854 ईस्वी में हो रही है ना। इसके अलावा तमाम इसके काम हुए। जैसे इसी के समय में एक काम इसके समय में और हो रहा है, सेना का जो मुख्यालय था, सेना जो उस समय की सेनाएं हुआ करती थी, सेना का मुख्यालय है ना, शिमला ट्रांसफर किया। और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी किसको बनाया? शिमला को बनाया। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को किसने बनाया था? आपके लॉर्ड डलहौजी महोदय ने ही बनवाया था। और क्या किया? 1854 ईस्वी में शिक्षा से जुड़ा, शिक्षा का क्या जारी किया? वुड डिस्पैच एक्ट जारी किया। वुड डिस्पैच एक्ट जारी किया। तो इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो वुड डिस्पैच एक्ट किसके समय में जारी किया गया? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच एक्ट को। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि इसने निस्पंदन का सिद्धांत पारित किया। इसका मतलब यह है कि इसने ये कहा कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए। क्या किसके लिए बात की? उच्च वर्गों को अगर शिक्षा दी जाएगी तो उच्च वर्ग से शिक्षा क्या होगा? छन करके, कैसे? छन करके क्या करेगी? निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। इसने शिक्षा के लिए और क्या किया कि ये बात बताने का प्रयास किया कि शिक्षा हमेशा उच्च वर्ग को देनी चाहिए। उच्च वर्ग से शिक्षा छन करके निम्न वर्ग तक स्वयं पहुंच जाएगी। और इसके समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह है ना, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया 1856 में। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट पारित किया गया उसमें किस भारतीय समाज सेवी ने काफी योगदान दिया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर। इसमें कौन भूमिका निभाया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। आगे पीछे हमने आपको पढ़ाया था कि सती प्रथा के अंत में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। और विधवा पुनर्विवाह यानी विधवाओं के अंत के लिए कौन मुख्य भूमिका में आ रहा है? तो आपका विकल्प क्या सही होता है? ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए पहले एक बात समझिए, 1828 के समय में जब सती प्रथा का अंत किया गया तो सती प्रथा के अंत करने से दो समस्याएं हो रही हैं भारत में। एक, आप सोचिए कि जब भारत में सतियों कोई पुरुष मर जा रहा है, अगर उसकी महिला जिंदा है, पुरुष मर गया, महिला जिंदा है, तो महिला अगर पुरुष के साथ सती नहीं हो रही तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी? महिलाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? ये इस और क्या समस्या हो रही है? जब और अपने यहाँ पुरुष समाज जो है महिलाओं को क्या मानता है? ऐसी महिला जो विधवा है उसको मानता है कि समाज के लिए वो कलंक टाइप की महिला है, मतलब उसको समाज में शुभ नहीं माना जाता है। इस आधार पर क्या किया गया कि महिलाओं के रहने के लिए, ऐसी महिलाएं जो विधवाएं हैं, विधवा महिलाओं के रहने के लिए अलग से स्थान बनाया गया। तो उस स्थान को कहा गया शैतानपुरी। अब ये सोचिए कि जिस महिला को रहने के लिए, जिस महिला को समाज में अपवित्र माना गया, हे दृष्टि से देखा गया, उसके रहने के लिए समाज क्या कर रहा है? अलग से शैतानपुरी की स्थापना कर रहा है कि वहां पर सारी विधवाएं रहेंगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब देखा यह गया कि किसी विधवा से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर महिला से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष समाज उसमें एक्टिव है। जब तक महिलाएं पुरुष के संपर्क में नहीं आएंगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसी को आधार बनाया कि भैया जब पुरुष समाज इन महिलाओं को इतना बड़ा दोषी मानता है, अपने लिए इतना अपवित्र मानता है, तो पुरुष महिलाओं से बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? यदि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब पुरुष जो है दोगला है।
पुरुष क्या है, दोगला है। एक पर्दे के सामने से तो ये बताना चाहता है कि महिला, ऐसी महिला जो विधवा हो वो समाज के लिए कलंक है, और दूसरा पर्दे के पीछे से वो उसी महिला के साथ रहना चाहता है। इसी चीज को आधार बना करके उन्होंने आंदोलन किया, और उस समय इस बात को माना गया और ये अधिकार दिया गया कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं वो दोबारा विवाह करेंगी, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं वो दोबारा विवाह करेंगी। इसीलिए आया 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। किसके समय में आ रहा है, लॉर्ड डलहौजी के समय में आ रहा है। अगला आपका आ गया वायसराय लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। ठीक, लॉर्ड कैनिंग, देखिए आपका अगला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय जो हमने लिखा 1856 से 58 और 1858 से फिर 1862 की बात करता है। ये सिस्टम क्या है, ये जो व्यक्ति है 1856 से लेकर के 1856 से 1858 तक क्या है, भारत का गवर्नर जनरल, क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है। और 1858 से लेकर के 1862 तक क्या है, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। अगर आपसे हम ये पूछें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बात समझिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या होगा, इसी के लिए तो प्रश्न सही होगा क्या, भारत का अंतिम गवर्नर, क्या जनरल शब्द की बात कर रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो रहा है, आपका कैनिंग हो रहा है। और ये फिर भारत का प्रथम वायसराय भी तो कौन हो रहा है, कैनिंग हो रहा है। ये गवर्नर जनरल से वायसराय बनने के बीच की कहानी क्या रही है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए इसी के समय में एक घटना घटती है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति आप सुने होंगे। 1857 का विद्रोह कैसा था, एक सैन्य विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। कुल मिलाकर के 1857 का विद्रोह आप अपनी भाषा में ये समझने का प्रयास करें, मान लीजिए जैसे कोई सरकार है, इस समय उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध क्या करे, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है विद्रोह कर दे उनकी नीतियों के खिलाफ। तो ये वैसे ही हुआ। 1857 में क्या होता है कि जो उस समय की कंपनी की नीति थी, शासन थी, उसके खिलाफ उनके सैनिकों ने विद्रोह किया। इसी वजह से आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह कौन सा है, बड़े स्तर पर, तो 1857 का विद्रोह है। ये जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है वो मंगल पांडे वाली घटना समझते हैं, चर्बी लगे कारतूस वाली घटना समझते हैं। उसमें ये था कि पुरानी जो ब्राउस बैन बंदूकें होती थी उनके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। क्या, पुरानी बंदूकों के स्थान पर, ब्राउस बैन उसका नाम हुआ करता था, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। जो न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग होती थी तो उसमें क्या करता था, तो उसके ऊपरी पार्ट को क्या करना था, मुंह से छीलना पड़ता था। कारण क्या था, जो उसका ऊपरी पार्ट होता था गोली का, बंदूक की गोली का, उस पे ऊपर मांस के लगाया जाता था। मांस का मतलब मांस की चमड़ी लगाई जाती थी, मांस से बने हुए लेप उस पे लगाए जाते थे। उससे फायदा ये होता था कि उसमें सीड़ा नहीं जाती थी। और ऐसी उस समय जानकारी मिली कि जो इस पे लेप लगाया जा रहा है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। तो गाय को माता कौन मानता है, हिंदू समाज जो है गाय को उस समय माता, आज भी गाय को माता मानता है। और जो मुस्लिम समाज है वो सूअर को अपना आदर्श मानता है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम जाति के लोगों ने क्या किया कि विद्रोह किया कि जिसको हम पूजते हैं हम उसका मांस जो है कैसे अपने दांत से तोड़े। इस चक्कर में इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। तो 1857 का एक विद्रोह सैनिक विद्रोह था। लेकिन आप समय समझिए, 1857 का विद्रोह जब सैनिक विद्रोह चल रहा है तो उस समय भारत में तमाम समस्याएं हैं। इससे पहले डलहौजी का शासन था। तो डलहौजी ने क्या किया था, राज्यों को जबरदस्ती हड़प लिया था। राज्यों को क्या करता, जबरदस्ती हड़प लिया था। तो जिसका राज्य चला गया है, सीधी सी बात है उसके मन में तो विद्रोह हो गए। जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो जनता भी उनके साथ हो गई।
जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो क्या हुआ, जनता भी उनके साथ हो गई। तभी तो आप पढ़ते हो कि 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कौन किया, अवध से नेतृत्व कौन किया, लखनऊ से नेतृत्व कौन किया, कानपुर से कौन किया, दिल्ली से कौन किया। ये सारे टॉपिक की चर्चा हम लोग 1857 की क्रांति विधिवत पढ़ेंगे तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप विश्वास करें, आधुनिक इतिहास हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक घटना को दूसरी घटना से हम जोड़ेंगे। इतना यहाँ पर मैंने इस वजह से बोला कि जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ कैनिंग के समय हमने बताया था। फिलहाल 1857 के विद्रोह में लखनऊ से कौन है, बेगम हजरत महल। कौन सी बेगम हजरत महल, वही अवध का नवाब, कौन, वाजिद अली शाह की पत्नी, वाइफ। जब उसके पति को अपने से साम्राज्य छीन लिया, जब उसको मौका मिलेगा तो विद्रोह नहीं करेगी, करेगी ना, सीधी सी बात है। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा, बेगम हजरत महल कर रही है। बिहार से बूढ़े बाबा कुंवर सिंह कर रहे हैं। कानपुर से वो नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जिसको गोद लिया था, मराठा साम्राज्य आकर के कहां बस गए, कानपुर में रह रहे थे आपके, वहां से उन लोगों ने नेतृत्व किया। दिल्ली से किया गया, फैजाबाद से किया गया, अलग अलग प्रांतों पर लोगों ने अलग अलग विद्रोह किया। आपसे यहां पर क्या सीखना है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, आपका लॉर्ड कैनिंग है। जब 1857 के विद्रोह की बात, 1857 के विद्रोह की बात किसको पता चली, अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेज मतलब समझ रहे हैं ना, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड वाले राजा को पता चली, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा को पता चली। तो इंग्लैंड के राजा तक बात ये पहुंची कि भैया हम लोगों के साथ कंपनी जो है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों के साथ गलत कर रही है, हम लोगों के साथ दमनकारी नीतियां अपना रही है। तो इंग्लैंड के राजा ने क्या कहा कि महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया कि आपको कंपनी से दिक्कत है ना, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दे रहे हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने ये कहा कि आपको दिक्कत किससे है, किसका आप विद्रोह कर रहे हैं, तो बात ये सामने आई कि हम लोग कंपनी का विद्रोह कर रहे हैं, तो यानी कंपनी की नीतियां गड़बड़ है। तो वहीं महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। घोषणा पत्र क्या है कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त, तथा ये एक बड़ा खतरनाक लॉजिक है, तथा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की जा रही है, ब्रिटिश शासन की शुरुआत की जा रही है, ब्रिटिश शासन की शुरुआत की जा रही है, शासन की शुरुआत। कुल मिलाकर के जो बात तब न बनी थी वो अब बन गई। इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड की महारानी ने कितनी बारीकी से दिमाग लगाया और कहा आपको कंपनी के शासन से समस्या है ना, हमसे तो समस्या है नहीं, हम कंपनी के शासन के समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं और आज से भारत में क्या लगेगा, ब्रिटिश शासन। तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब होती है, ये 1858 ईस्वी में, नवंबर की बात है। कब की बात है, नवंबर में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया। और इस घोषणा पत्र को पढ़ा किसने, मिंटो ने पढ़ा था। इसने मिंटो पार्क में पढ़ा गया, मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया। और इसको पढ़ा किसने था, कैनिंग ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने आपके इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। तो आपका ये जो घोषणा पत्र है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और कहां पढ़ा गया था, आपके मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। इसके बाद आगे आइए, आपसे कहेगा, ध्यान देना ये प्रश्न यहां से कई बनेगा, एक बार फिर मैं सबकी चर्चा कर दे रहा हूं। भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह 1857 का विद्रोह था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही है। भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, 1858 में। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब की जा रही है, 1858 ईस्वी में, नवंबर में। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी किया गया, नवंबर 1858 में। उस घोषणा पत्र में क्या था, घोषणा पत्र में यही था कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश शासन की शुरुआत की जा रही है। और इस पत्र को कौन पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहां पर औपचारिक इसकी घोषणा की गई, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। अब बात ये समझिए, जैसे मान लीजिए इस समय भारत सरकार है,
भारत सरकार की एक भारत सरकार में मोदी सरकार है, मोदी की सरकार है, भारत सरकार ही बोलेंगे। और भारत की जो बड़ी व्यापारिक कंपनियां जैसे रिलायंस इंडिया है, मान लीजिए रिलायंस इंडिया आपकी व्यापार करने कहाँ चली गई, पाकिस्तान। पाकिस्तान में व्यापार करे अपना मोबाइल का, धीरे धीरे वो व्यापार करते करते इस हस्तक्षेप में आ जाए कि वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। वो सरकार की आप ऐसे समझिए सरकार चलाने की भूमिका में आ जाए, किंग मेकर, राजा बनाने वालों की भूमिका में आ जाए। ऐसे कंपनी का प्रभुत्व हुआ। जब वो किंग मेकर की भूमिका में आए तो भाई सीधी सी बात है, राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। जब ये बात धीरे धीरे पता चले मोदी को, यानी भारत सरकार को पता चली कि भैया रिलायंस इंडिया का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, तो एक फरमान जारी करेगी मोदी सरकार की पाकिस्तान से रिलायंस इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और आज से मोदी शासन की शुरुआत हो रही। ऐसे यहां पर सिस्टम चला था। बात समझ रहे हैं ना? आगे आइए। इसी के समय में 1861 में आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड की व्यवस्था की गई। आगे लिख दे रहे हैं इसी में, देखिए एक दो पॉइंट और इसमें समझते हैं। कह रहा है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में आया, इसी एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। और 1861 में आपका क्या आ रहा है, आईपीसी धारा, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी धारा 1861 के समय भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। हर प्रश्न को आप वायसराय से लिंक करिए। आप ऐसे तैयार करो 18 जैसे कैनिंग के समय की 5 घटना, डलहौजी के समय की 5 घटना, हर गवर्नर और वायसराय के समय की एक एक, दो दो, तीन तीन घटनाएं जो इंपॉर्टेंट है उंगली पे रटी होनी चाहिए। जिस दिन आप इस लेवल की तैयारी करने में आ जाएंगे कि घटनाओं को उंगली पे रटना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी तैयारी नंबर 1 की होगी। जैसे आप देखिए 1856 में क्या हो रहा है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या बन रहा है, गवर्नर जनरल बन रहा है। 1857 में इसी के समय में क्रांति हो रही है। 1858 में भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त किया जा रहा है और कंपनी का शासन लागू किया जा रहा है। 1861 में इंडियन पेनल कोड आ रहा है और इसी के समय में एक बड़ा काम और हो रहा है। जैसे लंदन में विश्वविद्यालय चलते थे, उसी के तर्ज पे भारत में कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लंदन के विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हो रही। ठीक, लगभग इनसे चीजें हो गई। फिर भी एक बार मैं आपसे ये बता दूं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया, आपके लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि जब 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश शासन की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम क्या था भैया, वायसराय। वहीं से क्या बन गया आपका, वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग बना। कब बना, 1858। बात समझ गए ना? पूरी तरह से इस वीडियो को ध्यान से समझना। आगे हम लोग देखते हैं, अगले वायसराय की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, लॉर्ड एल्गिन की बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन बना, लॉर्ड एल्गिन। 1862 से 63 तक इसका समय था। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया, कुछ विशेष काम नहीं हुआ। बहावी आंदोलन का दमन हुआ इसी के समय में, बहावियों के आंदोलन का दमन हुआ, आंदोलन का दमन। आगे आइए, आपके अगले वायसराय आते हैं। अगले वायसराय का नाम है सर जॉन लॉरेंस। कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस का समय 1863 से लेकर के 1869 तक था। इसके समय में एक घटना आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा भारत और यूरोपीय देशों के मध्य या भारत और यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ सेवा, पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हो रही है, सर जॉन लॉरेंस के समय में। एक प्रश्न इसमें याद रखना है, भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू हो रही है, आपका विकल्प क्या होगा, सर जॉन लॉरेंस। आगे आइए, लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो का समय है आपका 1869 से लेकर के 1872। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत
1872 ईस्वी में हो रही है, परंतु अस्थाई जनगणना की शुरुआत कब होगी? 1881 में होगी, है ना। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में, परंतु अस्थाई जनगणना की शुरुआत यानी हर 10 साल पे जनगणना की शुरुआत 1881 में। इसके समय में कृषि विभाग की स्थापना हो रही है, भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना हो रही है ना, सांख्यिकी विभाग की स्थापना हो रही है, सांख्यिकी विभाग की स्थापना हो रही है, और इसकी हत्या हो गई भाई। ये भारत का पहला ऐसा वायसराय या गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई। इसकी हत्या इसके कार्यकाल के दौरान हो गई, और हत्या कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर गया था ये घूमने। पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था शेर अफगान। इसी ने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का वह पहला वायसराय कौन है जिसकी हत्या भारत में हो रही है? तो आपका कौन सा है? आपका विकल्प सही होगा लॉर्ड मेयो। मां से मारे गए। मेयो क्या हो गया? मारे गए। मारे कैसे गए? हत्या के मारे मारे गए। ठीक, अगला वायसराय है आपका, देखते हैं हम लोग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आइए देखते हैं हम लोग लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का समय क्या है? 1872 से लेकर के 1876। इसी के समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आप देखेंगे तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, वेल्स के प्रिंस हैं, उनकी भारत यात्रा कब हो रही है? 1875 ईस्वी में, और उनका नाम है किंग एडवर्ड करके है, किंग एडवर्ड 7 लिखा जाता है। इसके अलावा 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हो रही है? अलीगढ़ में हो रही है। अलीगढ़ में हो रही है। किसके सहयोग से? आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इसमें 10,000 रुपए की मदद की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इसमें 10,000 की मदद की थी। और इसका स्थापना कौन कर रहा है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद के सहयोग ने की। सर सैयद अहमद ने की। ध्यान देना, ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यही 1920 में क्या बन जाएगा? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन जाएगा। यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बन रहा है? 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन जाएगा। ध्यान से समझना, 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अभी ये क्या है? कॉलेज है, कॉलेज खोला। बाद में यही 1920 ईस्वी में क्या बन जाएगा? विश्वविद्यालय बन गया। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई थी? 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। और इसका उद्घाटन करने कौन गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक गए थे, और 10,000 की इन्होंने मदद की थी। इसके अलावा 1874 ईस्वी में बंगाल में फिर भीषण अकाल पड़ा, बंगाल में भूखमरी छा गई। और आप देखेंगे 1875 ईस्वी में एक अलीगढ़, वो क्या बोले, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट के नेतृत्व में एक संस्था बन रही है विदेश में, उसका नाम दिवस कर रहे हैं। उसका हाँ, थियोसोफिकल सोसाइटी। आपसे पूछेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हो रही है? तो 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट के नेतृत्व में है, इसी की एक सदस्य बनेगी आपकी एनी बेसेंट, और इसका मुख्यालय भारत में अड्यार में बनेगा। और उसकी मेंबरशिप कौन ज्वाइन करेंगे? एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट का काफी योगदान है। एनी बेसेंट आगे मैं पढ़ूंगा, अभी ज्यादा लंबा हो जा रहा है। एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगला देखते हैं हम लोग वायसराय। देखिए, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं। लॉर्ड लिटन की शुरुआत करते हैं। तो लॉर्ड लिटन का समय 1876 से लेकर के 1880 तक है। लॉर्ड लिटन के समय में 1877 ईस्वी में एक काम हो रहा है भाई, है ना। 1877 में क्या हो रहा है? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही है। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? 1877 में। तो क्या था जो दी गई? पहली बार दिल्ली दरबार लगा, प्रथम दिल्ली दरबार। क्या कह रहा है?
प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार लगा। इसी के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसके अलावा इसने बड़ा कठिन कदम उठाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका मतलब यह था कि जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं, भारतीय भाषा के समाचार पत्र उन पर प्रतिबंध था। सोचिए, प्रतिबंध था। इस व्यक्ति ने यह कहा कि कोई भी समाचार जो भारतीय भाषा का होगा वो आज से नहीं छपेगा। तो कई पत्रों ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष वाली थी, उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। इसने ये नियम इस वजह से लगाया कि यदि भारतीयों को जो है वो भारतीय भाषा का ज्ञान है, यदि भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेगा तो जो भी ये समाचार पत्र इस समय हमारे विरोध में योजनाएं दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाएगा। और आम आदमी तक जब बात पहुंचेगी नहीं तो किसी भी बात को लेकर के विद्रोह नहीं होगा। इस बड़ा दूरदर्शी आदमी था। इस वजह से इसने क्या किया कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, जिसको नाम दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया और इसको समाप्त करेगा कौन? लॉर्ड रिपन समाप्त करेगा। फिलहाल देखिए, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वायसराय ने नियम लाया? तो लॉर्ड लिटन ने लाया। वो नियम क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया। इसने कहा कि अगर शस्त्र रखना है तो भाई लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस बनवाएगा कौन? इसी के नेतृत्व में बनेगा। यानी भारतीय इस तरह का कोई सामान नहीं रख सकते हैं जो नियम विरुद्ध हो। बात समझ गए ना? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली थी, बंगाली से वो अंग्रेजी में छपने लगी थी। शिशिर कुमार घोष की नेतृत्व वाली पत्रिकाएं थी। कई पत्रिकाओं ने भी अपना उद्देश्य बदल लिया था। आगे हम देखते हैं लॉर्ड रिपन को। आइए आगे देखते हैं, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन, भैया लॉर्ड रिपन की जो भारत में ख्याति है वो बहुत अच्छी है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय कौन है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हुआ था? लॉर्ड रिपन हुआ था। कारण क्या था लोकप्रिय होने का? इसने जो जो खतरनाक नियम लाए थे लॉर्ड लिटन ने उन सबको समाप्त किया। क्या है इसमें? देखिए, ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय है। भारत का आपसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय की बात करेगा तो आपका कौन है? वायसराय लॉर्ड रिपन है। इसने क्या, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनके बारे में ये कहा, ये तो भारत का उद्धारक है, ये ना आया होता तो भारत आज गर्त में चला गया होता। इसने भारत का उद्धार किया। आगे आइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। जो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाया था, जो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाया था, उस भारतीय भाषा के समाचार के पत्रों के प्रतिबंध को लॉर्ड रिपन ने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। और एक बड़ा प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थायी स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और इल्बर्ट बिल विवाद, इसी मैटर में तो इसको वापस बुला लिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है इसको समझिए। जैसे हम मान लीजिए भारतीय हैं, हम भी न्यायालय में, तो पहले ये व्यवस्था थी कि कोई भारतीय न्यायाधीश भारतीय व्यक्ति के मैटर को नहीं सुनेगा, यानी भारत के मैटर को कोई विदेशी व्यक्ति ही सुनेगा। इसने इस व्यवस्था को समाप्त किया। इसने कहा चाहे भारतीय मैटर हो या विदेशी मैटर हो, हर व्यक्ति, हर न्यायाधीश हर व्यक्ति के मैटर को सुन सकता है। यही तो मेन समस्या हो गई। इसमें क्या होता था कि भारत के कई लोगों के मुकदमे ये सुनना शुरू कर दिया गया भारतीय न्यायाधीशों द्वारा, उसमें भारतीयों को न्याय मिलने लगा। ये बात अंग्रेजों को रास न आई, इस वजह से इसको 84 में क्या करते हैं? बुला लेते हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, न्यायाधीश से संबंधित है, मुकदमा सुनने से संबंधित है। ध्यान देना, रिपन के समय में 80 से 84 इसका समय, सर्वाधिक लोकप्रिय, भारत का उद्धारक,
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला व्यक्ति, स्थानीय स्वशासन का जनक, और एल्बर्ट मिल विवाद 1883। ये इतनी चीजें लॉर्ड रिपन से हैं। आगे आइए देखिए, आइए देखते हैं लॉर्ड डफरिन की चर्चा करते हैं। लॉर्ड डफरिन का समय 1884 से लेकर के 1888 है। इसी के समय में 1886 ईस्वी में बर्मा को जीत लिया गया। बर्मा म्यांमार, इसको जीत करके क्या किया गया था, भारत में मिला लिया गया था। ये दोबारा अलग कब होगा, 1935 का समय आप देखिए, 1935 के अधिनियम के बाद ये फिर भारत से अलग हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना हो रही है 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है, 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हो रही है ना। इसका अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, है ना। कांग्रेस, बाकी कांग्रेस टॉपिक को हम लोग विधिवत अलग से ही पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है, 1887 में। वायसराय आपका कौन है, लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन के समय की 3 घटना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, और बर्मा को भारत में मिलाया गया। इसके बाद आपके लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं। लैंसडाउन का समय 88 से लेकर के 94 तक है। इसमें एक भारत और अफगानिस्तान के मध्य विवाद को लेकर के एक सीमा रेखा का निर्धारण होता है। उस सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसके किसके मध्य है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ये फिलहाल ये पाक और अफगान के मध्य भी सीमा वर्तमान में बना रही है। ये लॉर्ड लैंसडाउन डूरंड रेखा। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, और गणपति उत्सव की शुरुआत भी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब की गई थी, 1893 ईस्वी में ही की गई थी। आगे आइए देखते हैं हम लोग अगले वायसराय को। देखिए अगले हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के समय में कुछ विशेष नहीं हुआ। 1894 से लेकर के 1899 तक इसका शासन था। इसी के समय में 1896 ईस्वी में वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रही है, और शिवाजी का उत्सव तिलक वाला ये 1895 में हो रहा है। इसके अलावा फिर आपके अगले वायसराय आएंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक भूमिका बनेगी। लॉर्ड कर्जन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायसरायों में से है। इसके समय में बंगाल विभाजन से लेकर के अन्य कई क्रांतिकारी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका तैयार होगी। ध्यान देना, अगला टॉपिक, अभी ये टॉपिक काफी लंबा हो जा रहा है। अभी कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय वाले टॉपिक में लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के, इसका समय कब तक चलेगा, 1899 से लेकर के 1905 तक। 1905 में बंगाल विभाजन इसने कैसे करवाया, फिर बंगाल विभाजन किसके समय में रद्द हुआ, ऐसी तमाम घटनाओं की जानकारी के लिए आप अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम लोगों को कमेंट जरूर करें। हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आपने एक वीडियो ना देखा हो तो इसके पीछे जाइए, और एक वीडियो हमने बनाया है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय भाग 1, उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को समझिए। इसके बाद हो सकता है 1 या नहीं 2 वीडियो हम आपको और लेके आएंगे। 3 से 4 वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को ऐसे पढ़ाएंगे कि आप मस्ती के साथ झूमेंगे। फिर आने वाले यहाँ से आने वाले प्रश्न आपकी गलत नहीं होंगे। फिर से एक बार ही कह रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और अपनी देव एकेडमी परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।